क्या सच में एक सीन के लिए अक्षय खन्ना ने 7 असली थप्पड़ खाए थे? और क्या वाकई शूटिंग के दौरान 100 लोग बीमार पड़ गए थे? और क्या आप जानते हैं कि अक्षय खन्ना का वो वायरल फासला डांस असल में स्क्रिप्ट में था ही नहीं? क्या रणवीर सिंह का किरदार विक्की कौशल की उरी फिल्म से जुड़ा है? दोस्तों, महज 10 दिनों में 552 करोड़ रुपए से ज्यादा छापकर इस फिल्म ने तहलका मचा दिया है। लेकिन रुकिए, आज हम धुरंधर फिल्म की कहानी पर नहीं बल्कि उन राजों पर बात करेंगे जो पर्दे के पीछे दफन है। चलिए सबसे पहले पर्दा उठाते हैं फिल्म के उन किरदारों से जो रील पर तो नजर आए, लेकिन उनकी जड़ें असली दुनिया के खौफनाक सच से जुड़ी हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस किरदार की जिसने बिना ज्यादा बोले सिर्फ अपनी आंखों से सबको डरा दिया, अक्षय खन्ना यानी रहमान डकैत। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कोई काल्पनिक विलेन नहीं था, बल्कि कराची के लियारी इलाके का असली गैंगस्टर सरदार अब्दुल रहमान बलोच था, जिसे दुनिया रहमान डकैत के नाम से जानती थी। रिसर्च बताती है कि असली रहमान इतना बेरहम था कि उसने अपनी ही मां की हत्या कर दी थी और वह उस इलाके का बेताज बादशाह था। अक्षय खन्ना ने इस किरदार के लिए भारी भरकम डायलॉग्स के बजाय अपनी खामोशी और बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। उसने कई सीन्स में रणवीर सिंह की हाई एनर्जी को भी फीका कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हमारे हीरो रणवीर सिंह, जिनका किरदार हमजा एक भारतीय कैदी से पाकिस्तान में गैंगस्टर बनता है, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती एक्टिंग से ज्यादा उनका लुक था। डायरेक्टर को डर था कि कहीं वो दोबारा पद्मावत के खिलजी जैसे न लगे, क्योंकि यहाँ भी बाल और दाढ़ी लंबी थी। इसलिए मेकअप आर्टिस्ट्स ने उन्हें एक बिल्कुल अलग ग्रंजी और टैन लुक दिया, चेहरे पर झाइयां, फ्रेकल्स बनाई, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उन्हें रोजाना 1.5 घंटा मेकअप चेयर पर बैठना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, असली बखेड़ा यानी कंट्रोवर्सी तो तब खड़ी हुई जब फिल्म में दिखाए गए संजय दत्त के किरदार एसपी चौधरी असलम पर सवाल उठ गए। कराची के मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट चौधरी असलम की असली पत्नी नोरिन असलम ने फिल्म देखने के बाद जमकर हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म में उनके पति के लिए अपमानजनक संवाद इस्तेमाल किए गए हैं और उन्होंने मेकर्स पर लीगल एक्शन लेने की धमकी तक दे दी, जिसने फिल्म की रिलीज के बाद काफी सुर्खियां बटोरी। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो फिल्म देखते वक्त हर किसी के दिमाग में आया होगा कि आखिर पाकिस्तान के अंदर घुसकर शूटिंग हुई कैसे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तल्ख रिश्ते हैं, उनका चलते वहां शूटिंग करना तो दूर, परमिशन मिलना भी नामुमकिन था। लेकिन डायरेक्टर आदित्य धर को अपनी फिल्म में वही टेक्सचर और वही असली माहौल चाहिए था जो कराची की तंग गलियों में मिलता है। इसके लिए प्रोडक्शन टीम ने एक ऐसा रास्ता निकाला जो सुनने में किसी जासूसी मिशन से कम नहीं लगता। 25 जुलाई 2024 को फिल्म की यूनिट चुपचाप बैंकॉक, थाईलैंड पहुंच गई। अब आप सोचेंगे कि बैंकॉक तो अपनी नाइट लाइफ और बीचेस के लिए मशहूर है, वहां धूल भरा कराची कैसे बना? यहीं तो आर्ट डायरेक्टर्स का असली जादू चला। रिसर्च से पता चला है कि बैंकॉक की कुछ पुरानी और संकरी गलियां, उनका आर्किटेक्चर और वहां की भीड़ भाड़ बिल्कुल पाकिस्तान के कुख्यात अलियारी इलाके और वहां के स्लम एरिया से मेल खाती है। प्रोडक्शन टीम ने बैंकॉक के उन इलाकों को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया और रातों रात वहां का हुलिया बदल दिया। सड़कों पर उर्दू में लिखे साइन बोर्ड लगा दिए गए, दीवारों पर पाकिस्तानी पोस्टर्स चिपका दिए गए और जगह जगह पाकिस्तानी झंडे लहरा दिए गए, ताकि स्क्रीन पर वो जगह 100% कराची लगे। बैंकॉक को चुनने की एक और बड़ी वजह यह थी कि वहां फिल्म मेकर्स को वो कंट्रोल मिल रहा था जो मुंबई या दिल्ली की सड़कों पर मुमकिन नहीं था। वे पूरी की पूरी सड़क को सील कर सकते थे और रात रात भर एक्शन सीन्स शूट कर सकते थे बिना किसी पब्लिक डिस्टर्बेंस के। बैंकॉक की गर्मी और धूल मिट्टी के बाद नवंबर 2024 में फिल्म की यूनिट ने अपना रुख किया भारत के पंजाब की तरफ, जहां अमृतसर उनका अगला पड़ाव था। यहाँ का माहौल पिछले शेड्यूल से बिल्कुल अलग था। जहां बैंकॉक में तनाव और अपराध की दुनिया थी, वहीं अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के आसपास के सीन्स में एक रूहानी सुकून और भावनात्मक गहराई थी। लेकिन शूटिंग यहाँ भी आसान नहीं थी। उस समय छुट्टियों का मौसम था और स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। ऐसे में एक बड़े स्टार कास्ट वाली फिल्म की शूटिंग करना किसी जंग लड़ने से कम नहीं था। रणवीर सिंह क्रू को स्थानीय प्रशासन की मदद लेनी पड़ी, बैरिकेड्स लगाने पड़े और भीड़ को संभालना पड़ा। लेकिन आदित्य धर को यही भीड़ और यही असली माहौल चाहिए था। लेकिन दोस्तों, जुगाड़ की हद तो तब पार हो गई जब यूनिट ने पंजाब के लुधियाना के पास स्थित खेड़ा गांव में डेरा जमाया। साल 2025 के बीच में जब शूटिंग यहाँ पहुंची तो क्रू ने एक ही रात में पूरे भारतीय गांव को ग्रामीण पाकिस्तान में बदल दिया। गांव के घरों की छतों का डिजाइन बदला गया,
दीवारों के रंग मटमैले किए गए और जब सुबह गांव वाले उठे तो अपने ही गांव में पाकिस्तानी झंडे और उर्दू बोर्ड्स देखकर सन्न रह गए। सोशल मीडिया पर लीक हुई तस्वीरों ने लोगों को कंफ्यूज कर दिया था कि आखिर यह चल क्या रहा है, लेकिन यही वो सीन्स थे जो फिल्म में टेंशन और एस्केलेशन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए गए। फिल्म का विजुअल टोन भी आम बॉलीवुड फिल्मों जैसा चकाचौंध भरा नहीं था। सिनेमेटोग्राफर विकास नोखा और आदित्य धर का विजन क्लियर था। उन्हें ग्लैमर नहीं बल्कि ग्रिट चाहिए था। इसलिए 2025 की वीएफएक्स भरी फिल्मों के दौर में भी उन्होंने डीसैचुरेटेड रंगों का इस्तेमाल किया। इन सब के बीच मुंबई में शूटिंग करना किसी जंग से कम नहीं था और यहीं एंट्री होती है उस कुख्यात ब्लैक क्लॉथ टेक्निक की। मुंबई में पैपराजी की गिद्ध जैसी नजरें हर वक्त सितारों पर होती हैं और चूंकि फिल्म में रणवीर सिंह के किरदार हमजा में कई टाइम लीप थे, कभी वो जवान दिखते कभी अधेड़ उम्र के, तो उनका लुक लीक होना फिल्म के सस्पेंस के लिए घातक हो सकता था। इसलिए जब भी रणवीर सिंह अपनी वैनिटी वैन से निकलकर सेट की तरफ जाते तो सिक्योरिटी गार्ड्स बड़े बड़े काले कपड़ों के पर्दे लेकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते थे, जैसे कि किसी वीआईपी कैदी को ले जाया जा रहा हो। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन आउटडोर शूट्स के दौरान जैसे ही डायरेक्टर कट बोलते, पूरी टीम काले कपड़ों के साथ रणवीर पर टूट पड़ती थी ताकि दूर खड़ा कोई फोटोग्राफर उनके मेकअप या कॉस्ट्यूम की एक झलक भी न कैद कर सके। इसके अलावा फिल्म के रफ और टफ एक्शन सीन्स के लिए मुंबई की बंद पड़ी गोल्डन टोबैको फैक्ट्री और डोंबिवली मानकोली ब्रिज जैसी लोकेशंस को चुना गया। अब हम फिल्म के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जिसने इंटरनेट पर सबसे ज्यादा आग लगाई है। और सच कहूं तो धुरंधर के सेट पर जो कुछ हुआ वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नाटकीय नहीं था। सबसे पहले बात करते हैं उस एक सीन की जो आज हर रील और शॉर्ट्स पर छाया हुआ है, अक्षय खन्ना यानी रहमान डकैत की एंट्री और वो नशीला डांस। आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन फिल्म का यह सबसे आइकॉनिक मोमेंट दरअसल स्क्रिप्ट में था ही नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना। कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने अरबी गाने फासला FANI से ले के लिए कोई डांस स्टेप प्लान ही नहीं किया था। ओरिजिनल प्लान ये था कि अक्षय अपनी कार से उतरेंगे, खतरनाक अंदाज में भीड़ के बीच से चलेंगे और अपने सिंहासन पर जाकर बैठ जाएंगे, बस इतना ही। लेकिन शूटिंग के दौरान अक्षय खन्ना के अंदर न जाने क्या आया, उन्होंने अचानक डायरेक्टर आदित्य धर से पूछा, क्या मैं डांस कर सकता हूँ? आदित्य ने उन्हें खुली छूट दे दी और कहा, जो भी आपको ठीक लगे। और फिर जैसे ही कैमरा रोल हुआ, अक्षय ने बिना किसी रिहर्सल के वो अजीबोगरीब और मदहोश कर देने वाला डांस किया जिसने सेट पर मौजूद पूरे क्रू को सन्न कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया पर फैंस ने तुरंत नोटिस किया कि अक्षय के ये स्टेप्स उनके पिता दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना के 1989 के एक वीडियो से काफी मिलते जुलते थे, जहां वो भी बिल्कुल इसी अंदाज में झूमते हुए नजर आए थे। ये एक ऐसा जादुई संयोग था जिसने रियल लाइफ विलेन को रियल लाइफ इमोशन से जोड़ दिया। लेकिन अक्षय खन्ना का जुनून सिर्फ डांस तक सीमित नहीं था, बल्कि वो अपने किरदार की गहराई में इस कदर उतर चुके थे कि दर्द भी उन्हें महसूस नहीं हो रहा था। फिल्म में एक बेहद इमोशनल सीन है जहां रहमान डकैत की पत्नी उल्फत, जिसका किरदार सौम्या टंडन ने निभाया है, अपने बेटे की मौत के बाद अस्पताल में रहमान को थप्पड़ मारती है। आमतौर पर ऐसे सीन्स में कैमरा एंगल्स का इस्तेमाल होता है और थप्पड़ हवा में ही रह जाता है, लेकिन यहाँ कहानी कुछ और थी। अक्षय चाहते थे कि सीन में पत्नी का गुस्सा और नफरत बिल्कुल असली लगे, इसलिए उन्होंने खुद सौम्या से कहा कि वो उन्हें सच में मारे। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक परफेक्ट शॉट पाने के चक्कर में अक्षय खन्ना ने सौम्या टंडन से पूरे 7 बार जोरदार और असली थप्पड़ खाए। सौम्या खुद घबरा रही थी, लेकिन अक्षय ने तब तक रीटेक की मांग की जब तक कि डायरेक्टर को वो दर्द और शर्मिंदगी उनकी आंखों में नहीं मिल गई जो इस सीन की जान थी। ये घटना साबित करती है कि एक बड़ा स्टार होने के बावजूद अक्षय सीन की बेहतरी के लिए कैमरे के सामने पिटने को भी तैयार थे। इन ड्रामेबाजियों से दूर लद्दाख का शेड्यूल तो पूरी यूनिट के लिए किसी बुरे सपने जैसा साबित हुआ। हम सब जानते हैं कि लद्दाख की खूबसूरती जितनी जानलेवा है, वहां की हवा उतनी ही मुश्किल। फिल्म का क्लाइमेक्स और कुछ अहम गाने 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर शूट हो रहे थे, जहां ऑन सीजन लेवल बहुत कम होता है। इसका नतीजा ये हुआ कि क्रू के लगभग 100 लोग फूड पॉइजनिंग और ऊंचाई की बीमारी, एल्टीट्यूड सिकनेस की चपेट में आ गए और बीमार पड़ गए। लेकिन यहाँ भी अक्षय खन्ना का समर्पण देखने लायक था। उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, सांस फूल रही थी, फिर भी उन्होंने शूटिंग नहीं रोकी। फासला गाने और अन्य एक्शन सीन्स के दौरान हालत यह थी कि उन्हें हर शॉट के बाद एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना पड़ता था। वो एक शॉट देते, फिर ऑक्सीजन मास्क लगाते, गहरी सांसें लेते और फिर से विलेन की क्रूरता चेहरे पर ओढ़कर कैमरे के सामने खड़े हो जाते। स्क्रीन पर आपको जो उनका खौफनाक और कॉन्फिडेंट चेहरा दिखता है, उसके पीछे असल में एक भयानक शारीरिक संघर्ष चल रहा था। फिल्म देखने के बाद दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर भी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने आधी रात को ही आदित्य धर को फोन लगा दिया। उन्होंने मजाक में पूछा, माता चढ़ गई है क्या? इतनी कमाल की फिल्म कैसे बना दी? बातों बातों में यह राज भी खुला।
कि धुरंधर टाइटल असल में सतीश कौशिक के पास रजिस्टर्ड था, जिसे बाद में इस फिल्म के लिए लिया गया। फिल्म का असली बम तो क्लाइमेक्स में फटता है, जिसने दर्शकों के दिमाग के तार हिला दिए हैं। पूरी फिल्म में गैंगस्टर हमजा दिखने वाले रणवीर सिंह अंत में अपना असली नाम बताते हैं, कैप्टन जसकीरत सिंह रंधावा। यह नाम सुनते ही थिएटर में सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह वही नाम है जो ब्लॉकबस्टर फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में कीर्ति कुल्हारी के शहीद पति का था। फैंस का दिमाग चकरा गया है कि क्या धुरंधर असल में उरी से पहले की कहानी है। थ्योरी ये है कि जसकीरत की शहादत शायद एक सरकारी कवर अप थी, ताकि वह अपनी पहचान मिटाकर पाकिस्तान में अंडरकवर जा सके। डायरेक्टर आदित्य धर ने चुपके से एक ऐसा स्पाई यूनिवर्स बना दिया है जहां रणवीर की कहानी विक्की कौशल की फिल्म से जुड़ती है। इसका मतलब जिस फौजी को हमने उरी में फोटो में शहीद माना था, धुरंधर उसकी वो अनकही कहानी है जो बताती है कि देश के लिए एक जासूस को सिर्फ जान नहीं, बल्कि अपनी पहचान और परिवार भी कुर्बान करना पड़ता है। तमाम विवादों और 3 घंटे 34 मिनट के बेहद लंबे रन टाइम के बावजूद धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। आजकल के रील के जमाने में इतनी लंबी फिल्म का टिकना मुश्किल होता है, लेकिन इसने सिर्फ 10 दिनों में दुनिया भर में 552 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है, जो साबित करता है कि कंटेंट ही असली किंग है। लेकिन असली खेल तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर आप फिल्म खत्म होते ही थिएटर से बाहर निकल गए तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिल्म का पोस्ट क्रेडिट सीन सीधे धुरंधर 2 की नींव रखता है। इसमें पहली बार हमें मुख्य विलेन यानी बड़े साहब की झलक मिलती है, और यह खौफनाक किरदार कोई और नहीं बल्कि अर्जुन रामपाल निभा रहे हैं। अपनी डायरी में तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि बदले और जासूसी का यह खूनी खेल अब 19 मार्च 2026 को अपने अगले अध्याय के साथ वापस आएगा, जहां रणवीर और अर्जुन आमने सामने होंगे। तो दोस्तों, ये थी धुरंधर की मेकिंग की वो अनसुनी कहानी जो इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस बनाती है। बैंकॉक की गलियों से लेकर लद्दाख की चोटियों तक और अक्षय खन्ना के थप्पड़ खाने से लेकर रणवीर के सीक्रेट मिशन तक इस फिल्म ने वाकई जान लगा दी है। आपको क्या लगता है, क्या आदित्य धर का यह नया स्पाई यूनिवर्स पठान और टाइगर पर भारी पड़ेगा? और क्या आप अर्जुन रामपाल को विलेन के रूप में देखने के लिए एक्साइटेड हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोकें, और ऐसे ही मसालेदार इनसाइड स्कूप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।